तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार अर्जिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 224 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग भी आ चुका होता है उन फाइट्स के बीच में और कहता है कि तुम सारे बंदे सुन लो, इस पूरे के पूरे फूड किंगडम्स के मेरा हक होने वाला है। जिसको देखकर सिल्वर मून गॉड किंग, सी डेमन गॉड किंग, टियानमू गॉड किंग, हांसन किंगडम लॉर्ड एंड टियान लॉर्ड ये सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि लू है तो बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग है, मतलब कि वो अकेला ही सब चीज़ खा जाना चाहता है। वो सबकी पावर्स असल में सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग्स होती है और साथ में तो यहाँ पर एक लॉर्ड भी होता है लीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन का। तो कहा जा सकता है कि उन सब के पास इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट में अच्छी खासी पावर्स मौजूद थे। ऐसे कारण यहाँ पे वो कोई भी गॉड किंग लूहो को सीरियसली नहीं ले रहा था और वो लोग कहते हैं कि वो एक्चुअली खुद ही पूरे के पूरे फूड किंगडम के टेरिटरी को अपने पास रखना चाहता है और साथ में वो हमसे ये भी पूछ रहा है कि तुम पांचों को कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमें हांसन किंगडम के बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि लू है तुम बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग बन रहे हो। अब यहाँ पे उसका ताल्लुकात पहले से ही टियानो किंगडम के पर्पल रूट गॉड किंग के साथ लाइफ एंड डेथ का रिश्ता होता है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं। और साथ में उसका रिश्ता और भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के मेजर फोर्सेस के साथ था जो कि उसकी रिस्पेक्ट किया करते थे। साथ में लॉर्ड एंटियन भी लू फेंग को ही देखे जा रही होती, मतलब कि वो देख रहा था कि ये बंदे की मजाल तो देखो जो आके हम पांचों के सामने ऐसे डिमांड रख रहा है। इसके बाद हमें सिल्वर मून गॉड किंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि लू है गॉड किंग, हम पांचों यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आके अकेले फूड किंगडम्स को मोनोपोलाइज करना चाहते हो। मेरे ओपिनियन में हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए और हमें फूड किंगडम्स को डिवाइड कर देना चाहिए। हम सबके पास 3 पार्टीज है तो हम तीनों अच्छा खासा यहाँ पे बांट सकते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लॉर्ड एंटियन को जो कि ऑलरेडी पावरफुल था और लीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब एंटियन का मतलब हमें यहाँ बताया जाता है एन मतलब डार्क होता है, टियान मतलब स्काई और हेवन कहा जा सकता है, मतलब डार्क स्काई या फिर डार्क हेवन कहा जा सकता है। लू फेंग इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और उन सबको यहाँ पर उन पांचों को बताया जाता है कि वो सब जानते थे लू फेंग की असल पावर में कि कैसे वो फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग में ही टियानकुन किंगडम्स को उलझा कर रख सकता था। जबकि वो सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में आ चुका है तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है और सिल्वर मून गॉड भी जानता है कि अभी के फिलहाल अगर लू फेंग को यहाँ पे नहीं लाया गया तो यहाँ पे युद्ध छिड़ सकती है। इसके साथ हमें सिल्वर मून गॉड किंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि हांसन किंगडम्स और डोहो सेक दोनों फूड किंगडम्स के नेबर्स है और दोनों के पास एक सेकेंड लेवल गॉड किंग्स का बंदा मौजूद है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे 30 नेबर केओस स्टेट्स को तुम्हें दे दें और बाकी के जितने भी केओस स्टेट बचे हुए हैं वो हम ले ले। और वो कहता है कि 135 केओस स्टेट्स मौजूद हैं, लूहे और मैं 30 केओस स्टेट्स लेंगे और भाग में जो बचेगा वो 75 की तुम लेना। तो ये देखकर लॉर्ड हांसन गुस्से में कहता है कि क्या तुम 75 खुद को ऑक्यूपाई करना चाहते हो। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि लू फेंग को 30 और हांसन को 30 मिलने वाले होते हैं जहाँ पे टोटल 135 होते हैं। तो यहाँ पे वो सिल्वर मून वाला बंदा 75 लेना चाहता था। ये देखकर वो बंदा कहता है कि हाँ ऐसा तो होगा ही, तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही एवरेज और मेडिक्योर है और देखा जाए तो तुम्हारे लिए 30 केओस स्टेट्स बहुत ज़्यादा है और तुम ऑलरेडी एक सेकेंड रेट की कंट्री हो तो तुम्हें कुछ दे दूंगा मैं भीख में। मतलब ऐसे ही वो उसका मजाक बनाकर कह सकता कि बोल रहा होता है ये तुम्हारे लिए इनफ होगा। तो लॉर्ड हांसन कहता है कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 50 केओस स्टेट चाहिए क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है और वो ऑलरेडी सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग में था। अब देखा जाए तो उसकी पावर्स यहाँ पर सबसे कम थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पे बाज नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास लॉर्ड एंटियन था जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा होता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो बक बक कर रहे होते हैं लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है और यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ गई थी क्योंकि जब वहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं तो लू फेंग कहता है कि देखो तुम सब यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि पूरा का पूरा फूड किंगडम में डोहो सेट के अंदर आएगा। तो तुम सबके पास कोई भी जगह नहीं है नेगोशिएशन करने के लिए। मतलब यहाँ पे आकर लू फेंग साफ साफ क्या देता है कि बच्चों लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम सबको पिटाई लगेगी। तो ये सुनकर जहाँ पर सिल्वर मून गॉड किंग और हांसन किंगडम लॉर्ड जो कि आपस में नेगोशिएशन करने में लगे हुए थे वो दोनों शौक हो जाता है लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। लू फेंग कहता है कि अगर तुम सब
यहाँ पे एग्री नहीं करोगे तो हम लोग ओल्ड रूल्स पे ही जाएंगे कि जिसका भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा वो उन सबको लेगा। वो उन सब की तरफ देख कर कहता है कि तुम सब चाहे जितनी मर्जी उतने दोस्तों को बुला लो, चाहे जितने सारे उतने क्लोन्स को बुला लो, मैं गारंटी देता हूँ मैं सबको चुन चुन कर मारूंगा, 1 वर्सेस 1 बैटल करूंगा। ये देखकर सिल्वर मून गॉड किंग और हैंसन गॉड किंग दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और शौक होते हुए गुस्से में कहते हो एरोगेंट, ये लूहे तो सच में ज़्यादा एरोगेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, ये तो अकेले ही सब चीज़ खा लेना चाहता है, इसे तो हम तो एक सूप भी नहीं पीने देगा, मतलब वो कहावत है ना, एक सिप भी नहीं पीने देगा पूरा सूप का। जहाँ पे लूफेंग उन सबसे कहता है कि मैं तुम्हें 10 डेट्स ऑफ टाइम देता हूँ कंसीडर करने के लिए, अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं गए तो मैं एक्शन लूंगा और तुम सबको कोई नहीं बचा सकता है, मारने पे आ गया ना तो तुम सबका बाप भी आ जाए वो भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, वो भी मुझे रोक नहीं पाएगा, वो भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। और लूफेंग उनकी तरफ देखने लगता है। अब ये जो कन्फ्रंटेशन होता है, मतलब जो आपस में बहस चल रही होती है, जो 5 गॉड किंग्स यहाँ पे आ चुके होते हैं और साथ में लूफेंग भी यहाँ पे आ चुका है, जिसकी वजह से नेचुरली जितने भी पावरफुल फोर्सेज होते हैं, मतलब क्या सकता है एम्पर और मोनार्चेस, उनकी नजर इन पे पड़ने लगती है। यहाँ तक कि हमें दिखाया जाता है एम्पर चू को, जो कि इस बैटल को दूर से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो हैंसन किंगडम के लीडर है उसकी पावर्स तो मेरी कोर है, वो अपने किंगडम को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो यहाँ पे ये दूसरे की किंगडम को क्यों लेने आ गया है। बात करें तो यहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन उसके पास 2 हेल्पर्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, उसकी पावर्स काफी है। लेकिन वो कहता कि क्या वो वर्दी है मैं डिस्पर्स के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो लूफेंग का बैकग्राउंड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डिटरमिनेशन, उसकी विल पावर, सारी चीजें सबसे सरपास कर चुकी है हैंसन किंगडम और सिल्वर मून गॉड दोनों से ही। बाद में यहाँ पे डीचू के व्यू से देखा जाए तो लूफेंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है। लूफेंग के पास अभी सिर्फ टोटल में 20 केओस स्टेट्स होते हैं, तो इस हिसाब से लूफेंग की पावर्स जस्टिफाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे 4 किंगडम्स के पूरे टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेने के बाद भी यहाँ पे कहा जाए तो लूफेंग की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लूफेंग के जैसे पास तो 500,000 केओस स्टेट्स रहने चाहिए थे। मतलब यहाँ पे अगर इतने हो जाते तो यार वो तो फर्स्ट लेवल का कंट्री बन जाता, यहाँ तो सेकेंड स्टेट का ही बना हुआ है। जिसके साथ डीचू स्माइल करते हुए कहते हैं कि इस वक्त यहाँ पे लूफेंग अपनी कुछ स्ट्रेंथ को दिखा सकता है, क्योंकि जो प्रीवियस बैटल हुई थी वहाँ पे लूफेंग ने एक ऑर्डिनरी सेकेंड लेवल गॉड किंग को अपने एक ही स्वॉर्ड लाइट अटैक से मार दिया होता है, जिसके हिसाब से उसकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हो रखी थी, लेकिन फिर भी वो लूफेंग की फुल पावर्स नहीं थे। जिसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी लूफेंग की फुल पावर्स के बारे में कोई नहीं जानता होता है, और डीचू भी ये बात नहीं जानते हैं। वो यहाँ पे हैरान थे अपने डिस्पर्स के एस्टोनिशिंग फास्ट रेट ग्रोथ रेट से। जिसके साथ हमें डियान का सीन दिखाया जाता है, जो ये कहता है कि टियान को मारा जा चुका है और सिल्वर मून गॉड किंग और बाद में हैंसन भी यहाँ पे आ चुका है उसके सारी चीजों को अपने कब्जे में करने के लिए। और डियान ये सारी चीजें अपने आप देख रहा होता है, क्योंकि डियान तो यहाँ पे टियान कुन से मिल चुका होता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने कहा कि यहाँ पे वो मरने से पहले डियान को ही सर्व कर रहा होता है। तो क्या सकता है कि यहाँ पे वो टियान कुन के मर्डर के बारे में वो भी खोजने में लगा हुआ था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इसके बारे में सोचता है और कहता है कि सारे के सारे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में टियान कुन सबको पता था कि टियान कुन मुझे फॉलो करता है, लेकिन वो मर्डर मेरे बारे में केयर नहीं करता है, मतलब वो फिर भी मुझे अपनी औकात में नहीं देखता है। मतलब यहाँ पे उसके कहने का मतलब यही सीधा है कि पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में पता था कि टियान कुन लॉर्ड वहाँ पे उसको सर्व करते, लेकिन फिर भी जिसने मारा वो बिल्कुल भी उसको भाव नहीं, घास नहीं डालता। वो यहाँ पे जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो एम्पर से फाइट कर सकता है। यहाँ पे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, फिर से वो उसी इमेज को देखने लगता है जहाँ पे वही ब्लैक रॉक गोल्डन मास्क वाला बंदा अपीयर होता है, जिसकी उसकी ऑरा को देखकर तो उसे भी डर लग रहा था। मतलब देख रहे हो डियान जो कि एक एम्पर लेवल का बंदा है, लूफेंग के सिर्फ ऑरा से ही उसको डर लग रहा होता है। और डियान कहता है कि आखिर तुम हो कौन। अब डियान उसी फोटो को देखते हुए कहता है कि शैडो हेवनली रियलम के फेंगरू भी साथ में 5 अर्थ गॉड किंग्स, 5 एंसेस्टर क्लैन मास्टर, ये सभी इतना बड़ा खतरा मेरे सामने उभर कर नहीं लाए हैं जितना कि ये अकेला बंदा मेरे सामने ले आया। और कहता है आखिरकार तुम कब तक छुप पाओगे, आखिरकार तुम कब तक यहाँ पे बच के रह पाओगे, तुम्हें रिसोर्सेज की तो जरूरत होगी ही, और तुम इस रिसोर्सेज के लालच में बाहर जरूर आओगे और टाइम टू टाइम एक्शन जरूर लोगे, तो तुम खुद को ही एक्सपोज जरूर करोगे। अब यहाँ पे उन्हें लग रहा होता कि वो बाकी और को भी मारने के लिए आएगा, लेकिन यार कौन बताए उसे कि लूफेंग यहाँ पे क्यों ही उस सबको मारने जाएगा, छुप छुप कर सामने से ही मारेगा, क्यों नहीं। यहाँ पर तो वो उसके मास्टर का केस था, वरना यहाँ पे वो अकेले जाकर सबको मार गिराता। जिसके साथ हमें डियान को दिखाया जाता है जो कि उसी बैटल की तरफ देखने लगता है जहाँ पे फाइट हो रही होती है, और वो कहता है कि ये लूहे तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है,
अगर मैंने इसको अभी छोड़ दिया तो ये आगे चल के एक और क्लैन मास्टर बन सकता है। लेकिन अफसोस कि डीचू उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को रिवाइज करने लगता है। वो ये भी क्या था कि एम्पर फू ने लू फेंग को टियानजू रियलम को गार्ड करने के लिए दे रखा है, जिससे कि हमें उसके एटीट्यूड के बारे में अच्छे से पता चलता है कि वो भी लू फेंग का समर्थन करता है और जानता है कि यहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिलीज है वो आइडल प्रैक्टिशनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्स करते हैं, लेकिन डियान जितने भी आइडल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल रहता है या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा उससे नफरत करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स को मारने की बात है वो यहाँ पे कहा जाए तो साफ मना है कि ऐसे ही आप किसी पे अटैक करके उन्हें मार नहीं सकते। यहाँ तक कि बताया गया जाता कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ऐसे कई सारे बंदे थे, जैसे क्वीन ऑफ फेंग, एम्पर ग्यूजी, किंग यूजिन, लॉर्ड ऑफ यूसी किंगडम, वो सभी लू फेंग के अच्छे खासे दोस्त थे और वो सभी भी लू फेंग के इस बैटल को देखने के लिए आ गए होते हैं। यहाँ तक कि चुयिंग चुयू जो सभी यानफिंग गिल्ड हॉल के अंदर होते वो भी इन सब बैटल्स को देखने लगते हैं। मतलब कहा जाए तो अभी के फिलहाल जो बैटल हो रही है लू फेंग के 5 क्लोन्स और साथ में 5 गॉड किंग से बीच में उसकी फाइट सारे लोग देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी स्माइल करते हुए उन इमेजेस के रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं, साथ में इस बैटल्स को भी देखने वाले होते हैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त एक इनविजिबल वेव्स ऊपर तक क्लैश करने लगती हैं। पूरे के पूरे सिंघाओ किंग कैप्टर्स के अंदर मानो वेव्स टकरा रही होती हैं, क्योंकि सभी लोग गुस्सा कर रहे होते हैं और लू फेंग पे काफी ज्यादा गुस्सा था कि तुम अकेले कैसे मोनोपोलाइज कर सकते हो। वहाँ पे पावर्स होती है वो पूरे के पूरे डायरेक्शन में सप्रेस कर रही होती हैं। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन पावर, आईसी ब्रेड, माइटी वाटर फ्लो, ये सभी वहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि सारे अपने अपने पावर्स को यूज कर रहे होते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त तक जहाँ पर लू फेंग ने पहले ही कह दिया था कि तुम सब निकल जाओ वरना मैं तुम सबको कुत्ते की तरह मारूंगा। इसी के साथ वहाँ पे जो 3 बंदे होते हैं, सिल्वर मून गॉड किंग, हांसन किंग और साथ में डार्क स्काई लॉर्ड, वो तो ऑलरेडी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग की वो कुछ कही सही बातों से वहाँ से निकल तो नहीं जाने वाले, क्योंकि निकल गए तो उनकी आगे चल के बहुत ज़्यादा बदनामी होगी कि यार तुम तो ऐसे ही भाग गए हो। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिल्वर मून गॉड किंग को, जो कहता है कि लू है मैंने यहाँ पे पहले ही तुमसे कह दिया है कि चलो हमें फूड किंगडम्स को डिवाइड कर लेना चाहिए और यही अच्छा रहने वाला है हम सब के लिए, यहाँ पे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और कहता है कि समय खत्म हो चुका है। जिसके साथ लू फेंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और उसमें एक स्वॉर्ड लाइट अपीयर होती है और वो स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है। एक पहली झलक में तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्वॉर्ड कंप्लीटली ब्लैक है, लेकिन उसकी जो एजेस है वो ब्लू में चमक रही होती हैं। इसमें मिक्स्ड होल मौजूद थे और वो असल में स्वॉर्ड लू फेंग के इनर वर्ल्ड में नेचर किया गया था। मतलब उस स्वॉर्ड्स को लू फेंग ने अपने इनर वर्ल्ड में खुद बनाया होता है। लू फेंग का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इनर वर्ल्ड होगा उतनी ज़्यादा पावरफुल उसकी वो स्वॉर्ड लाइट्स होगी, जो कि असल में 100 सोल इमोर्टल लाइट से कंडेंस की गई होती है। लू फेंग जब 24 फेज लाइफ फॉर्म्स में पहुंचा होता है तो उसकी जो क्लोन्स की एबिलिटी होती है साथ में उसकी पावर्स होती है वो और भी स्ट्रॉन्गर हो चुकी होती है। अल्दो उसकी रियल बॉडी जितनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फिर भी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो अल्टीमेट लाइफ फॉर्म्स जितनी थी। मतलब कह सकते हो कि लू फेंग के हर एक क्लोन्स में उसकी एक अल्टीमेट लेवल लाइफ फॉर्म्स की पावर छिपी हुई है, जो कि फाइट कर सकते हैं आराम से किसी सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग से। यहाँ पे कोई भी एम्पर लेवल का बंदा उसके क्लोन्स को इजिली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने इमोर्टल लाइट ऑफ मिक्स्ड होल को भी यूज कर रहा होता है, जो कि उसकी बॉडी से ही जनरेट हुई होती है। जिसको देखकर हमें दिखाया जाता है 3 बंदों को, जो कि वही सिल्वर मून गॉड किंग, हांसन किंगडम लॉर्ड और डार्क स्काई लॉर्ड होते हैं। वो ऑलरेडी फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लू फेंग भी अपने स्वॉर्ड्स को निकालकर कहता है कि चलो अब टाइम आ चुका है टकरार करने का, जहाँ पे लू फेंग अपने उसे स्वॉर्ड को लेकर उन सब पे अटैक कर देता है और सभी की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे वो सब खड़े ही होते हैं कि लू फेंग उन सब के सामने चला जाता है। मतलब कि अपनी फर्स्ट बैटल के दौरान ही उन सब के फर्स्ट बैटल के दौरान ही उन सबको उसकी औकात याद दिलाने के लिए लू फेंग उन सब के सामने आ जाता है। इसके कारण दिखाया जाता है कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो बच भी नहीं पाते और वहाँ पे लू फेंग आते ही हांसन लॉर्ड को, जो कि सबसे कमजोर था, वहाँ पे उसके बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देता है, सेम टू सेम गोजो के जैसा। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ पे दिखाया जाता कि उसके बॉडी को काटने की वजह से उसकी आंखों में साफ दर्द झलकने लगा था, क्योंकि उसको मौका तक नहीं मिला था उस अटैक को रोकने के लिए। वो लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होती हैं और फर्स्ट नाइफ से वो इंस्टेंटली एनिलेट हो जाता है और लॉर्ड हांसन की जो डिवाइन पावर्स की रिजर्व होती है वो आधी
आधी खत्म हो जाती है। दिखाया जाता है कि उसकी पावर्स आधी खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण वहाँ पे वो कहता है कि ये पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर मुझे 2 स्ट्राइक लगेंगे तो मैं मारा जाऊंगा। और लॉर्ड हांसन इतना ज़्यादा यहाँ पे डर चुका था कि वो इमीडिएटली अपने ट्रू बॉडी को गिव अप कर देता है, अपने रिजर्वेक्शन कैरियर्स के पास चला जाता है ताकि अपने आप को अवेकन कर सके। लेकिन यहाँ पे लू फेंग उसको पूरी तरीके से थोड़ा ना मारने वाला है। वहाँ पे वो तैयार हो चुका था कि अगर लू फेंग उसको कंप्लीटली मार दे तो वो अपने आप को रिजरेक्ट फिर से कर सके, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग उसको सिर्फ 2 अटैक्स चाहिए थे। अभी लू फेंग अपने सिर्फ नॉर्मल अटैक्स को यूज कर रहा था, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पे लू फेंग ने अपने एक अटैक से उसके आधे रिजर्व्स को खत्म कर दिया होता है, दूसरा अटैक करता तो वहीं पे खत्म हो जाता, टाटा बाय हो जाता। लेकिन लू फेंग ने ऐसा नहीं किया होता है। लू फेंग ने उसको आराम से एक बार काट कर छोड़ दिया होता है। अगर चाहता तो लू फेंग एक ही झटके में मार सकता था, लेकिन लू फेंग का ये कह सकते हो काइंडनेस होता है। लू फेंग उसको मारना नहीं चाहता, क्योंकि एक छोटे मोटे टेरिटरी के कारण आप किसी बंदे को ऐसे ही मार दोगे तो यार ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लू फेंग ऐसा नहीं करता है। लू फेंग अगर अटैक करता तो उस सामने वाले बंदे के पास टाइम भी नहीं रहता कि वो खुद को रिजरेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे लू फेंग अपनी ज़्यादा पावर्स को भी शोकेस नहीं कराना चाहता था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग के बारे में बताया जाता है और भी लू फेंग यहाँ पे अपने मास एक्सटेंशन स्टाइल को नहीं रिवील कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। अगर वो यहाँ पे इसको यूज करता तो उन पांचों की मजाल नहीं थी कि वो लू फेंग के सामने 1 सेकंड भी टिक सके। लू फेंग अगर इसको चलता तो यार पांचों के पांचों वहीं पे खत्म हो जाते, मारे जाते हैं। और लू फेंग अभी सिर्फ अपने टायरेनिकल बॉडीज का ही यूज करके परफॉर्म कर रहा था, कुछ ही ऑर्डिनरी मूव्स का यूज कर रहा होता है, जो कि अपने वही 5 ब्रांचेस से फ्यूज करके बनाई गई होती है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे सी डेमन गॉड किंग्स फाइट कर रहा था, जो कि अपने एंडलेस वाटर से फाइट कर रहा था, लेकिन लू फेंग उसको भी बड़ी आसानी से सप्रेस कर देता है। उसकी एक ही अटैक से लू फेंग ने उसके 20% डिवाइन पावर रिजर्व को खत्म कर दिया होता है, जिसको देखकर तो वो बंदा भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और दिखाया जाता है कि उसने एक ब्लो में ही एक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी पावर्स तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब बताया जाता है कि उस डेमन गॉड किंग के पास भी ऑर्डिनरी क्लोन होता है, लेकिन लू फेंग का भी तो एक क्लोन ही होता है, और उसके एक अटैक से उसके 20% रिजर्व पावर्स खत्म हो जाना, समझ रहे हो, ये काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को ये फिर से अपनी पावर्स का यूज करके बाकी सब पे अटैक कर देता है। वो काफी ज्यादा फास्ट होता है और कंटिन्यूअसली किल करने लगता है। जिसके साथ हमें सी डेमन गॉड किंग को दिखाया जाता है, जिसकी एक ही ब्लिंक ऑफ आई में पूरी बॉडी एनिलेट हो जाती है, जो कि खत्म हो जाती है, और असल में ये उसकी क्लोन होती है। तो लू फेंग उतना उस पर दया नहीं दिखा रहा होता है, रियल बॉडी जिसकी थी उस पर वो दया दिखा रहा था। यहाँ पे क्लोन्स को तो वो छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि क्लोन्स तो बाद में भी रीजनरेट हो सकते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सी डेमन गॉड किंग को, जो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ये लू है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो वापस मुड़ो, हमें यहाँ से भागना। और वो वहां से भाग जाता है, निकल पड़ता है, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक निकल पड़ता है। मतलब वहां से एक ही झटके में देख रहे हो इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कंपैरिजन के अनुसार में किसी और डोंगा में देखो तो काफी ज्यादा कैरेक्टर्स की स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे देखो इनसाइड गॉड किंग्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही सेकंड्स में ये ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे टेलीपोर्टेशन से ज़्यादा स्पीड यहाँ पे फ्लाइंग की स्पीड होती है, जहाँ पे वो भाग जाता है। लेकिन लू फेंग उसको वहाँ पर भी नहीं छोड़ता, लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे फिर से वो भागने लगता है, इधर उधर करके भागने लगता है। लू फेंग उसको छोड़ने ही नहीं लगता है। जिसके साथ हमें गॉड किंग टियानी को दिखाया जाता है, जो कहता है ये लू है सच में स्कैरी है, मुझे भागना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे वो ये की मतलब सिल्वर गॉड होता है, उससे क्या होता है कि हम दोनों भाग रहे, उसके दोनों साथी वहाँ से भाग चुके होते, क्योंकि वहाँ पे उसके क्लोन्स होते हैं। क्लोन्स में इतनी पावर नहीं होती कि लू फेंग के क्लोन्स का सामना कर सकर वो वहां से भागने लगते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है कि लू फेंग फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसको भागते भागते मारता है और उसके आधे रिजर्व पावर्स को खत्म कर देता है। यहाँ पे उसके पास अपनी असल पावर्स न होती, उसके पास ऐसी टेक्निक थी जिसकी वजह से वो वहां से जल्दी से एस्केप कर सकता था। जहाँ कह सकते हो कि यूजी एम्पायर की जैसा कि कैसे वो अपने खतरनाक जगह में सबको लेकर एक साथ टेलीपोर्ट करके निकल सकता है, वैसे ही ये यहाँ से निकल जाता है। जिसके कारण लू फेंग उस पर लॉक नहीं कर पाता है, उसको जाने देता है और कहता है कि ठीक है तुम जाओ। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे फिर से वो उस पर हंट डाउन करने लगता है। अब साथ में हमें सिल्वर मून गॉड किंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी लू फेंग के एक क्लोन से फाइट कर रहा होता है। उसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी होती है और कह सकते हो कि वो टियानकुन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर भी था, इसलिए अभी तक होल्ड बैक कर पा रहा होता है, लेकिन उसके वॉन्ट्स काफी ज्यादा हो चुके थे।
और वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जख्मी होने लगा था। लेकिन क्या करे, वो गॉड किंग है तो बड़ी आसानी से अपने वाउंड्स को हील कर रहा होता है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वहाँ पे ये स्वॉर्ड लाइट उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने लगती है, जिसके साथ में लॉर्ड एंटियन को भी दिखाया जाता है जो कि भी वार्नी से मतलब लू फेंग से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे उसके ऊपर के जो ब्लैक स्केल्स मौजूद होते हैं वो भी टूट कर बिखरने लगते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल कह सके तो वही लॉर्ड एंटियन होता है, जो कि अभी तक लू फेंग को रोक के रखा होता है। वहाँ पर उसके सिर्फ कुछ ही स्किल्स डैमेज होते हैं, जहाँ पे अभी भी वो लू फेंग से फाइट कर रहा होता है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि देखता हूँ तुम भी कब तक यहाँ तक सह पाते हो। अब पांचों के पांचों सिल्वर क्लैन लू फेंग वहाँ पे आ जाते हैं और अभी की फिलहाल में 3 बंदे तो भाग चुके हैं, मतलब टोटल में 5 थे, 3 बंदे भाग चुके थे, जहाँ पे 2 तो सिल्वर मून की तरफ से आए हुए थे और एक तो वहीं पे हुआन मतलब जो था बंदा ह्यूआन सन सिटी लॉर्ड बंदा, वो तो ऑलरेडी उसकी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। लू फेंग ने तो खैर किया कि उसे जाने दिया, वरना वो तो लू फेंग उसको वहीं पे मार देता। लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ 2 बंदे बचे हुए थे, जो कोई और नहीं वही लॉर्ड डार्क स्काई और सिल्वर मून गॉड होते हैं। लू फेंग कहता है कि जबकि तुम 2 बचे हुए हो तो चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। लू फेंग ने यहाँ पे स्ट्रेंथ के जो डिफरेंसेस को नोटिस कर लिया होता है, वहाँ पे वो समझ जाता कि लॉर्ड डार्क स्काई सच में एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है लीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन का, क्योंकि उसके पास 100 सोल इमोर्टल लाइट्स हैं, जो कि उसकी पावर्स उस पर अटैक करने के बाद कह सकते हो कि लॉर्ड डार्क स्काई को वहाँ पे वो गुदगुदी ही बना रही होती। मतलब लू फेंग के नॉर्मल अटैक्स तो लॉर्ड एंटियन पे काम नहीं करने वाले, इसी के हिसाब से लू फेंग को और भी पावरफुल फोर्स का यूज करना होगा, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जहाँ पे वो कहता चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम कब तक अपने आप को रेसिस्ट कर सकते हो। लू फेंग अपने 5 क्लोन्स को उन सबके सामने ले आता है, जहाँ पे सिल्वर मून गॉड किंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो मुश्किल से एक लू फेंग के क्लोन से फाइट कर पाया था, लेकिन अभी के फिलहाल वो 5 उसको घेर चुके हैं और यहाँ पे वो 5 से मार खाने वाला है और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर भी चुका होता है। और वहाँ पे वो कहता है कि लू है तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रिपल हो चुके हैं, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो वहाँ से इंस्टेंटली स्ट्रीम ऑफ लाइट बनकर वॉइड में पेंट्रेट करके भाग जाता है। मतलब कि उसे डर था, क्योंकि वो जानता था कि 5 मिलकर अगर वो उस पर अटैक करें तो वो बचने वाला नहीं है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, बल्कि वो फूड किंगडम्स को लेना गिव अप कर देता है और वो निकल पड़ता है, जिसके साथ वहाँ पे सिर्फ एक बंदा बचता है लॉर्ड डार्क स्काई, जहाँ पे लू फेंग उसके सामने देखता और कहता है कि चलो लॉर्ड स्काई तुम सिर्फ अकेले बचे हुए। जिसके साथ लू फेंग जो अपने 5 क्लोन्स होते हैं उन सबको अपने आप में मर्ज कर लेता है, क्योंकि लू फेंग जानता था कि उसका एक क्लोन्स वहाँ पे उससे फाइट नहीं कर पाएगा। लू फेंग कभी भी ऐसे किसी को बुली नहीं करता, मतलब 5 क्लोन्स मिलकर एक अकेले बंदे पे अटैक करेगा तो ये क्या सकता थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, इसलिए लू फेंग अपने 5 क्लोन्स को एक साथ मर्ज कर लेता ताकि 1v1 किया जाए और यहाँ पे एक अच्छा खासा उसे बैटल दिया जा सके, क्योंकि वहाँ पे लू फेंग अपनी पावर से उसे हराना चाहता था। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।